वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। और हम पढ़ रहे हैं महेश कुमार पांडवाल सर की किताब भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें कि 12 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। और ये अगला चैप्टर जो कि 13 चैप्टर है, और ये भारत के खनिज व ऊर्जा संसाधन, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। खनिज एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन होती है जिनकी रचना एक से अधिक तत्वों के संयोजन व प्राप्त शैलों से होती है। मतलब एक से अधिक तत्वों का संयोजन होगा तब वो खनिज का निर्माण करेंगे। भारत विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन देशों में आता है। चूंकि भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीन दृढ़ भूखंडों का योगदान है। देखिए यहाँ पे धारवाड़, कोडप्पा, हर प्रकार के चट्टान होते हैं, प्राचीन दृढ़ भूखंड होते हैं, इसलिए यहाँ पे भूगर्भिक संरचना इसकी विविध है और इसीलिए यहाँ पे खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। तो यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। भूगर्भिक संपदा को खनन अथवा उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उत्खनन केवल क्या होता है, ऊपरी परत की खुदाई होती है। ऊपरी परत की खुदाई को हम कहते हैं उत्खनन, जबकि खनन में क्या होगा, गहरी परत, मतलब कि गहरी खुदाई जब हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। तो ऊपरी परत की खुदाई उत्खनन और गहरी में आपका खनन आता है। तो देखते हैं अब खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। धात्विक, अधात्विक, अणुशक्ति खनिज और जीवाश्म ईंधन। तो धात्विक खनिज में लोहा और लोहा जैसे खनिज आते हैं, जैसे कि मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, इल्मेनाइट, बैराइट, मैग्नेसाइट, सिल्मेनाइट और टिन। इसमें कई बार साइंस टेक वाले में प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा किस चीज़ का मतलब किस अयस्क में या किस खनिज में कौन सा चीज़ होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कि पायराइट है तो पायराइट कॉपर का होता है, ऐसे को प्रश्न आते हैं। तो अधात्विक खनिज में हम देखते हैं कि अभ्रक है, एस्बेस्टस है, नमक है, जिप्सम है, हीरा है, कायनाइट है, इमारती पत्थर है, संगमरमर, चूना पत्थर, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। तो अभ्रक, एस्बेस्टस, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, कायनाइट, इमारती पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर और विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ। अणुशक्ति के खनिज हम देखेंगे तो उसमें यूरेनियम आता है, थोरियम आता है, इल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकॉन, एंटीमनी और ग्रेफाइट, ये अणुशक्ति के खनिज होते हैं। जीवाश्म ईंधन में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आते हैं। अब देखते हैं प्रमुख खनिज संसाधन। तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज होता है जो कि औद्योगिक विकास का आधार होता है। भारत में कोडप्पा और धारवाड़ श्रेणी की जो चट्टानें होती हैं एवं आग्नेय शैल में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, है ना, तो सिडेराइट। तो मैग्नेटाइट से स्टार्ट करते देखिए 4 प्रकार के हमारे क्या हैं, लौह अयस्क हैं। पहला है इसमें मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला हम देख रहे हैं Fe3O4। इसको काला अयस्क भी कहते हैं, इसको याद रखना हमको, ये काला है, ना ये पीला है, ना ही ग्रे है, ना ही भूरा है, ये है काला मैग्नेटाइट। ठीक है, तो काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क होता है। ऐसे याद रख सकते हैं कि चुंबक कैसा होता है, काले रंग का होता है। तो चुंबक अगर काले रंग का होता है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो मैग्नेटाइट भी क्या होगा, काले रंग का है, तो चुंबकीय लौह अयस्क है। इसमें धातु का अंश इसमें 60 से 72%, मतलब सबसे ज़्यादा धातु हमको इसे मिलेगा। मोस्टली देखिए साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु, सलेम, तिरुचिरापल्ली, कर्नाटक के धारवाड़ और कोडप्पा शैलों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट का लगभग 90% भंडार अगर हम देखते हैं, 90% भंडार इन्हीं सब राज्यों में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। यहाँ पे एक अपवाद है राजस्थान, जो कि उत्तरी भारत का राज्य है, यहाँ पे 5% के आसपास ये पाया जाता है। तो भारत के कुल मैग्नेटाइट भंडार का 97% 5 राज्यों में जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में स्थित है। और शेष जो 3% मैग्नेटाइट है वो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना में स्थित है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटाइट। यहाँ हम चार्ट में देख लेते हैं कि कर्नाटक में देखिए 73% बोला है, कर्नाटक में 73%, यानी कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश 14%, राजस्थान 5%, तमिलनाडु भी 5%। हेमेटाइट देखते हैं कि इसे लोहे के ऑक्साइड और गैरिक लोहा भी कहा जाता है। यह लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है और इसमें इसका रंग कैसा होता है, लाल गिरुआ होता है। भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है। मुख्यतः इसमें धारवाड़ और कोडप्पा शैलों में पाया जाता है। इसका देखिए Fe2O3 है, क्या है Fe2O3। हेमेटाइट लौह अयस्क भंडारण के शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो उड़ीसा में भंडारण की बात कर रहा है ये, न कि उत्पादन की। तो भंडारण में देखिए उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, 34% के आसपास हेमेटाइट है। फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक भंडारण के दृष्टिकोण से उड़ीसा सबसे अव्वल नंबर पे है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो हेमेटाइट का देखते हैं कि 88% भंडार जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में स्थित है। हेमेटाइट का मुख्य भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और शेष अगर देखेंगे कि 12% भंडार असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
तो ये किस कलर का था? लाल गेरुआ रंग का था। इसके पहले वाला काले रंग का था जिसको हम मैग्नेटाइट कह रहे थे। सबसे ज़्यादा परसेंट उसी में था 60 से 72%, जबकि हेमेटाइट में 60 से 70% का लोहा इसमें हमने देखा। अगला देखिए लिमोनाइट। लिमोनाइट होता है अवसादी शैलों, अवसादी शैलों में प्राप्त किया जाता है। ये पीले रंग का होता है। तो लिमोनाइट, नींबू देखे हैं, नींबू को क्या कहते हैं? लाइम। और लाइम कैसा होता है? पीला होता है। तो लिमोनाइट जो है वो पीले से इसको कनेक्ट करेंगे कि पीला होता है, पीले रंग का, जैसे कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड में जब जल योजन हो जाएगा, मतलब देखिए Fe2O3 तो है ही, मतलब ये हेमेटाइट जैसा ही है, लेकिन जब इसमें जल योजन हो जाएगा, पानी जुड़ जाएगा, तो इसे लिमोनाइट कह रहे हैं। जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसमें 35 से 50% तक लोहे का अंश होता है, 35 से 50% तक लोहे का अंश होता है। अगला देखिए सीडेराइट। सीडेराइट, इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? सीडेराइट, सीडे से जैसे कि सड़ा हुआ, ऐसे याद करने के लिए है ये, सीरियसली इसको नहीं लेना है। सीडेराइट में देखिए, सीडेराइट को हम कहते हैं सड़ा हुआ, तो सड़ा हुआ है इसलिए क्या है? निम्न कोटि का लौह अयस्क है, सड़ा सीडेराइट। इसका रंग कैसा होगा? भूरा। कोई चीज़ सड़ जाता है तो कैसा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। तो सीडेराइट है, भूरे रंग का है। इसमें आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें लोहे का अंश कितना होता है? 30 से 45% होता है। तो 30 से 45% का अंश इसमें लोहे का होता है। इससे निम्न कोटि का इसको लौह अयस्क कहते हैं। देश में लौह अयस्क का संचित भंडार जो होता है वो 33,276 मिलियन टन और उत्पादन होता है 246 मिलियन टन। चीन देखेंगे कि 89% भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है। मतलब भारत में सारा लोहा देखिए पड़ोस में चला जा रहा है, तो आयातक कौन है? चीन। अब यहाँ से ये ले लेता है और वहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की ज़बरदस्त है, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण, वहाँ से हमारा लोहा लेकर के हम ही को सुई से लेकर के जहाज़ तक के जितने भी लोहे के एपरेटस हैं वो सब हमको सेल करता है। तो देश में लौह अयस्क का संचित भंडार 33,276 मिलियन टन है और 246 मिलियन टन का ही मात्र उत्पादन है। तो भंडार ज़्यादा, देखिए उत्पादन करने में हम काफ़ी पीछे हैं। तो चीन जो है वो लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है। इसके बाद जापान है, कोरिया गणराज्य है, हांगकांग, पाकिस्तान, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, रोमानिया का स्थान है। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य क्या है? उड़ीसा है। उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। देखिए यहाँ पे अगर इसको याद करना हो तो लौह अयस्क का जो हमने भंडारण पढ़ा था, भंडारण जो पढ़ा था उसमें देखिए उड़ीसा पहला है और झारखंड सेकंड है और छत्तीसगढ़ तीसरा है। तो इसको अगर हम याद करते हैं तो देखिए ओझा, ठीक है। भंडारण की बात हो रही है, भंडारण में उड़ीसा पहले नंबर पे है, झारखंड दूसरे नंबर पे है। वहीं अगर उत्पादन की बात हो रही है तो उत्पादन में ये ओछा हो जा रहा है। ओछा मतलब उड़ीसा पहला है और आपका छत्तीसगढ़ जो है वो सेकंड नंबर पे है उत्पादन वाले में। तो ओझा और ओछा अगर याद रखेंगे, जैसे ओझा यानी कि पंडित है और वो जैसे कहीं पे पता करना होता है ना कि कहाँ पे पानी ज़्यादा है, कहाँ पे उत्पादन ज़्यादा है, तो ये पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो इसलिए ओझा को याद रखना भंडारण से, कि भंडारण की बात होगी तो ओझा रहेगा। लेकिन जब ओछी हरकत कर देते हैं कि मतलब उत्पादन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने की बात आ गई है, तो ओछा याद रखना है। ओछा यानी कि उत्पादन में उड़ीसा पहला है और फिर छत्तीसगढ़ जो है सेकंड नंबर पे है। तो उत्पादन में उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है, फिर झारखंड है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। जबकि भंडारण में देख रहे हैं तो उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो याद यही करना है। देखिए हमेशा पढ़ते हैं ना तो उस समय लगता है सब याद है, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो इतना समय नहीं है ना कि हर चीज़ रिवाइज हो सके। तो याद रखना है कि जब हमको पता करना था कि भाई हमारे यहाँ आयरन का भंडारण कहाँ कहाँ है, तो हम एक पंडित जी को पकड़े ओझा, ठीक है, ओझा ही किए इनका कि चलिए थोड़ा बता दीजिए कि कहाँ पे ज़्यादा है। तो इसलिए उड़ीसा, झारखंड है पहले, फिर छत्तीसगढ़, कर्नाटक है। ओझा छक कर क्या खाते हैं? खीर खाते हैं। आपके यहाँ आए और छक के क्या खाए? खीर खाए और बता के गए। लेकिन जब उत्पादन की बात आई फ्रेंड्स, ठीक है, उत्पादन की बात आई तो अब इस समय ओझा जी बहुत ओछा हरकत कर दी है। ओछा, ठीक है, उत्पादन बोले सारा मुझे ही चाहिए, सारा उत्पादन करके मुझे ही चाहिए। तो उड़ीसा, झारखंड आ गया, उड़ीसा आ गया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। तो जब उत्पादन की बात आई तो ओछा हरकत कर दिए और फिर झांके भी नहीं हमारी तरफ, ठीक है, झांके भी नहीं, मतलब कि झारखंड फिर कर्नाटक, यहाँ झारखंड फिर कर्नाटक है और वहाँ छक कर खाए थे खीर, तो छत्तीसगढ़ था फिर कर्नाटक था। अगर रिलेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, बाकी अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। अभी जो ध्यान में आ रहा है वो मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया। तो हमेशा आता है सबसे बड़ा लॉ इसका उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है, इसके पश्चात छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड का स्थान आता है। शेष 3% का लॉ इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश, देखिए गोवा को नहीं भूलना है, गोवा भी जो है लॉ इसके उत्पादन में अच्छा स्थान रखता है।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है। झारखंड उड़ीसा की जो पेटी है कि बाराज मदा तथा गुरुम बादाम क्षेत्र में हेमेटाइट एस्क प्राप्त होती है। हेमेटाइट एस्क झारखंड उड़ीसा का जो पेटी है, ठीक है, झारखंड उड़ीसा वाला जो पेटी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बरामजदा गुरुम बादाम क्षेत्र में हेमेटाइट एस्क प्राप्त होता है। उड़ीसा के मयूरभंज जो जिला है वहाँ गुरुम हिसानी सुलेपत बादाम क्षेत्र कायंतरित शैलों एवं झारखंड के सी भूमि जिले तथा उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले में फैले बराजमदा समूह के अयस्क क्षेत्र हैं। सी भूमि जिले में किरी बुरु, बुधु बुरु, कोटा मारी बुरु, रजोरी बुरु, सी भूमि जिले में ये सब बता रहा है, ये सब नाम है वहाँ पे प्रमुख अयस्क क्षेत्र हैं। पलामू जिले के डाल्टनगंज आदि लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। और छत्तीसगढ़ का बैला डीला जो है हेमेटाइट अयस्क में बैला हेमेटाइट। बैल जो है हरे हरे रंग का घास वास खाता है ना, तो बैला डीला हेमेटाइट हाँ है, मैग्नेटाइट नहीं है, हेमेटाइट है। 14 निक्षेपों की खोज की गई है। यह बस्तर जिले में स्थित है। दुर्ग में जो है देखिए बैला डीला क्या है, हेमेटाइट से। बैल कैसा है, हरा हरा खाएगा, ठीक है, तो हेमेटाइट, यहाँ मैग्नेटाइट से कंफ्यूज नहीं होना है। 14 निक्षेपों की खोज की गई है। बस्तर जिले में स्थित है। दुर्ग में, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, बालाघाट में भी हेमेटाइट प्रकार के अयस्क मिलते हैं। पूर्वी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में लौह अयस्क के निक्षेप मिलते हैं। 66% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। बेल्लारी हॉस्पेट क्षेत्र में सुंदर पहाड़ियों की भी लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र के रूप में गणना की जाती है। यहाँ चिकमंगलुरु जिले में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण, बाबा बुदन की पहाड़ियों में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। तो बाबा जी भी यही कहते हैं कि हरा हरा खाओ, अच्छे से रहो, ठीक है। तो हेमेटाइट, यहाँ पे भी हेमेटाइट है। बाबा बुदन की पहाड़ी में भी क्या है, हेमेटाइट है। गोवा जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में उत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में खम्माम, अनंतपुर, कृष्णा, कुडप्पा, नेल्लोर जिले में लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। हेमेटाइट अयस्क की कुछ मात्रा जो है हम देखते हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है हेमेटाइट अयस्क की कुछ मात्रा। तो आगे देखिए मैग्नीज है। मैग्नीज यह भी एक लौह तत्व से रिलेटेड है, धात्विक खनिज है। तो मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। धारवाड़ युग के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसकी प्राप्ति पायरोलुसाइट, अब यहाँ पे आ गया कि किसका अयस्क कौन है, तो पायरो, ठीक है, पायरोलुसाइट, मैग्नाइट, रोडोक्रोसाइट जैसे अयस्कों से भी होती है। किसकी, मैग्नीज की। मैग्नीज, पायरोलुसाइट, मैग्नाइट और क्या है, रोडोक्रोसाइट। उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज, देखिए मैग्नीज से रिलेटेड प्रश्न अभी किसी मेंस में पूछा गया था, शायद बीपीएससी में पूछा गया था। तो उड़ीसा में क्योंझर, मयूरभंज, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, गुजरात के पंचमहल, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, झारखंड में सिंहभूमि और राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा और गोवा में मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। तो मैग्नीज के भंडार कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, देखिए इसमें भी उड़ीसा को नहीं भूलना है। ये ना जितने भी धात्विक खनिज है उसमें ना ये थोड़ा सा लीड करता है। तो उड़ीसा जो है क्योंझर और मयूरभंज हो गया। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में देखिए बालाघाट, छिंदवाड़ा। तो मैग्नीज है ना, तो मैग्नीज में देखिए एम से एमपी भी आ रहा है, महाराष्ट्र भी आ रहा है, तो उड़ीसा तो आ ही रहा है। तो एमपी महाराष्ट्र को मैग्नीज एम से नहीं भूलना है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, गुजरात में पंचमहल, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम व श्रीकाकुलम और झारखंड में सिंहभूमि और राजस्थान के उदयपुर, यहाँ पे ये सब भंडार पाए जाते हैं। तो मोस्टली इतना सारा तो याद नहीं रख सकते, शुरू का याद रख लीजिए, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और जो हमने अभी देखा बालाघाट, छिंदवाड़ा, उड़ीसा का क्योंझर और मयूरभंज। मैग्नीज पढ़ेंगे ना तो देखिए एम वाला याद रखना है, एम वाला मैग्नीज है ना। तो जैसे कि मयूरभंज, तो मयूरभंज कहाँ है, मयूरभंज आपका उड़ीसा में है, इससे याद हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र हमने देखा, महाराष्ट्र में नागपुर है, भंडारा है। एमपी देखा, एमपी में झाबुआ है, ठीक है, बालाघाट है। और एम के बाद फिर आप गुजरात, राजस्थान को, पड़ोसी जो है गुजरात, राजस्थान को याद रख सकते हैं, बांसवाड़ा, गोवा है ना, ये सब दिया हुआ है। तो मैग्नीज भंडारण में देखिए, भंडारण में शेष राज्य क्या बता रहा है, उड़ीसा बता रहा है। अक्सर जितना भी होगा अपडेट होगा करंट में, तो वो किस में अपडेट होता है, उत्पादन में होता है। भंडारण में लगभग वही राज्य पहले नंबर पे रहेंगे जो आप पढ़ते आ रहे हैं। तो उड़ीसा में देखिए 44% के साथ क्या है, ये मैग्नीज भंडारण शेष राज्य पे है। फिर कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश है। इसको साथ में थोड़ा सा इसलिए पढ़ते जाना है कि आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड खनिज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि आपको इंडिया का मैप बना करके पूरा बताना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र जो है ये किस खनिज बहुल राज्य में आता है।
तो यहाँ उत्पादन में देखते हैं तो मैग्नीज के उत्पादन में एम, मतलब ये एम वाले जो हैं ये बाजी मार गए। तो उत्पादन में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, तब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तो एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा मैग्नीज है, तो एम वाले है ना, ये आगे आ गए। अब देखते हैं तांबा, कॉपर, इसकी जो प्राप्ति होती है वो आग्नेय, अवसादी, कायांतरित तीनों प्रकार के चट्टानों में शिराओं या वेंस के रूप में होती है, जिसमें कई प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं। इसका प्रमुख खनिज क्या है? देखिए सल्फाइड। तांबे का अगर हम देखेंगे तो चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट और बोनाइट आता है। ये कई बार आता है कि चेल्कोपायराइट किसका है, चेल्कोसाइट किसका है, बोनाइट किसका है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं। तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तांबा जो है लाल और भूरे रंग का खनिज तत्व होता है, जो कि अत्यधिक लचीला, और हम जानते हैं कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। इसके कारण विद्युत कार्यों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। तांबे का अनुमानित भंडार देखिए, राजस्थान सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। तांबा ठीक है। खेतड़ी राजस्थान में पढ़ा जाता है। झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है का शीर्ष स्थान है। शेष तांबे में तो फिर मैक्सिमम देखिए राज्य आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस उड़ीसा को देखिए, जितने भी धात्विक खनिज है इसमें आग बंद करके मार सकते हैं कि सभी जगह धात्विक खनिज उड़ीसा में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, जहाँ की धारवाड़ और कुडप्पा शैल दोनों है, वहाँ में भी धात्विक खनिज पाए जा रहे हैं। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सबको हम तो आग बंद करके सब जगह मार सकते हैं धात्विक खनिज के मामले में। लेकिन अगर अव्वल वाली बात है तो राजस्थान फर्स्ट है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है। सिक्किम के रंगपो नामक स्थान पर तांबे के नए भंडार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का खेतड़ी तो हमको सपने में भी नहीं भूलना है, खेतड़ी खान राजस्थान का। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही तांबा उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। यद्यपि मध्य प्रदेश में तांबे के उत्पादन मात्रात्मक दृष्टि से सर्वाधिक है, परंतु मूल्य की दृष्टि से अगर देखते हैं तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगर मात्रात्मक दृष्टि मतलब कि अमाउंट कितना है, तो उसमें एमपी है तांबे के उत्पादन में सर्वाधिक है, लेकिन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है। भारत में तांबे का उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही होता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। देश में तांबे के उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, इसलिए हमको परचेस करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेते हैं और कनाडा से लेते हैं, तांबे का आयात करते हैं। देखिए तांबा अगर महंगा होता है तो देखिए सीधे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फ्रिज है या जहाँ भी इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ भी यूज होता है, उसका दाम जो है वो बढ़ जाता है। तो देखे होंगे कि कॉपर महंगा हो गया, इसलिए जो है अभी जो चीज़ 12,000 में मिल रही है, एक नॉर्मल सा फ्रिज जो मिडिल होता है वो 16,000 का आपको मिलेगा। तो सीधे तांबे का रेट जो है, ये विद्युत का देखिए सुचालक है, हर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होगा, तो ये मार्केट रेट बहुत ज़्यादा इससे फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं तांबे का भंडारक शीर्ष राज्य राजस्थान है, झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है। लेकिन उत्पादन में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर झारखंड है। तो देखिए दोस्तों, ये चार्ट हमको याद कर लेना है कॉपर के मामले में भी, क्योंकि राजस्थान का खेतड़ी खान हमने चर्चा किया कि खेतड़ी है, जिसके कारण जो है ये सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। भंडारण में देखेंगे तो पहले नंबर पे है। झारखंड का हमको पता है सी भूमि जो है प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का मलाजखंड हम जानते हैं। तो उत्पादन में देखिए मलाजखंड से सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है मैंगनीज का, और उसके बाद राजस्थान का खेतड़ी है, और उसके बाद सी भूमि झारखंड है। तो इस तरीके से टेबल हमको देखते चलना है। फिर आते हैं हम बॉक्साइट में। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। एल्यूमिनियम यह लौह भस्म के रूप में मिलता है। देखिए एक बार कहा जाता था कि जब एल्यूमिनियम शुरू में खोजा गया था, एल्यूमिनियम से के बर्तन जो है बनाए जाते थे, तो उस समय राजा महाराजा लोग जो थे वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाया करते थे। मतलब एकदम से नई खोज थी, तो एल्यूमिनियम की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बाद में इस एल्यूमिनियम की डिमांड ऐसी हो गई कि हर भिखारी के पास जो बर्तन होता था वो एल्यूमिनियम का ही था। तो शुरुआत से लेकर के मतलब इतना ये प्रसिद्ध हुआ, इतना इसका उपयोग होने लगा। बॉक्साइट का जो है, बॉक्साइट से ही हमको एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। तो बॉक्साइट अयस्क से लौह भस्म के रूप में यह मिलता है। देश में मिलने वाले सभी लौह भस्म कैसे होते हैं? लेटेराइट प्रकार के होते हैं, जिनमें लाल और पीला लोहांश सर्वाधिक मिलता है। देश के कुल बॉक्साइट भंडार का 51% सिर्फ अकेले उड़ीसा। अब देखिए फिर उड़ीसा है ना, उड़ीसा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जितना भी धात्विक खनिज है उसमें उड़ीसा अव्वल नंबर पे है। तो भंडारण के मामले में देखिए यहाँ पे भी जो है उड़ीसा बाजी मार गया, ठीक है, उड़ीसा। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो हमको उड़ीसा तो याद रखना ही है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, फिर झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश के कुल बॉक्साइट का 76% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में होता है। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम
यहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है, भंडारण भी यहीं पे है 51% के आसपास, और उत्पादन देखेंगे कि 76% लगभग उत्पादन भी बॉक्साइट का उड़ीसा में ही होता है। इसके अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, अब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, MP, झारखंड ये सबको इसके बाद लिया जा सकता है। शेष बॉक्साइट का उत्पादन मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। झारखंड में रांची, पलामू, गुजरात में खेड़ा, मध्य प्रदेश में सरगुजा, शहडोल, दुर्ग व बालाघाट, महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने एवं रत्नागिरी, कर्नाटक में बेलगांव तथा बाबा बुदन की पहाड़ियां, तमिलनाडु में पालनी हिल्स, जवादी शिवराय हिल्स में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र है। तो देखिए हमने क्या देखा, ये वाला देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं, भंडारण, शेष राज्य और उत्पादन वाला। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम यानी कि उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में भंडारण का सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि है, उत्पादन में भी देखिए फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश और फिर है गुजरात, ठीक है, आंध्र प्रदेश है फिर गुजरात है, और यहाँ उत्पादन में पहले गुजरात है उसके बाद झारखंड है। तो इतना बहुत ज़्यादा अगर स्टेट का ये याद नहीं रहता है एग्ज़ाम तक, तो फिर भी हमको उड़ीसा को इग्नोर नहीं कर सकते। उड़ीसा को इग्नोर कभी नहीं किया जा सकता है कि ये भंडारण में भी है, उत्पादन में भी है। बाकी आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, MP ये सब याद रहता है तो अच्छी बात है। वर्तमान समय में भारत बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पे है, परंतु बॉक्साइट के समग्र संचित भंडार में भारत का चौथा स्थान है। भारत विश्व के 5.78% एल्यूमिनियम उत्पादन के साथ विश्व का तीसरा सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। इसको थोड़ा सा करंट से अपडेट कर लेना होगा। अभी वर्तमान में अगर देखते हैं तो भारत एल्यूमिनियम के उत्पादन में सेकंड रैंक पे है, चाइना के बाद। चीन जो है प्रथम स्थान पे, इसके बाद भारत का जो है दूसरा रैंक है, तो सेकंड रैंक पे है। चांदी देखते हैं, चांदी एक बहुमूल्य धातु है, इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। इसके पश्चात गुजरात के भरूच क्षेत्र का स्थान आता है। चांदी के उत्पादन में राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड का भारत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है चांदी के उत्पादन में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और बताना था, जैसे यहाँ हम उड़ीसा पढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश पढ़ रहे हैं, गुजरात पढ़ रहे हैं, ये जो जितने भी हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को ये सब है ना, जो एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, इन्हीं के कारण जो है ये उत्पादन का रैंक यहाँ पे बताया गया है। तो चांदी की स्थिति देखते हैं। तो चांदी का अगर भंडारण शीर्ष राज्य देखते हैं कि चांदी का कहाँ पे है, तो देखिए इसमें एक मुश्त जो है लीड करता है हमारा राजस्थान। जब भी चांदी की बात आए तो हमको राजस्थान याद रखना है, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन हो या भंडारण हो ये राजस्थान ही है, चित्तौड़गढ़ में होता है। इसके पश्चात गुजरात के भरूच क्षेत्र में चांदी के उत्पादन में राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड का भारत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसे नाम से ही पता चल रहा है कि कॉपर का खनन करते समय उप उत्पाद के रूप में चांदी मिल जाता है, और जिंक का भी खनन करते समय मिल जाता है। तो अलग से कोई स्वतंत्र खदान नहीं है सिल्वर की, बस वो जिंक और कॉपर के साथ ही एसोसिएटेड है। तो चांदी भंडारण में देखते हैं कि राजस्थान देखिए एक तरफा जो है 87% यानी कि लीड करता है। जावर खदानें जो है यहाँ की राजस्थान की वो देखिए है, और फिर झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। इसमें थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय इतना तो याद नहीं रख सकता, लेकिन आपको राजस्थान याद रखना होगा, जावर खदानें चांदी के लिए, और उसके बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये है चांदी के भंडारक। अब ये क्रोमाइट देखिए, लोहे व क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनने वाला खनिज। लोहा और क्रोमियम मिलकर क्या बनाता है, क्रोमाइट। तो खनिज क्रोमाइट का उपयोग धातु शोधन, तापरोधी कार्य और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। देश में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा, फिर उड़ीसा आ गया सर्वाधिक उत्पादन। तो उड़ीसा के क्योंझर और कटक जिले इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के हासन, चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, उड़ीसा का पहले हमको याद रखना है क्योंझर और कटक, सुकिंदा घाटी जिले इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का हासन, चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा भंडारा, झारखंड के सिंहभूमि, आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली आदि जिले में भी क्रोमाइट प्राप्त किया जाता है। भारत क्रोमाइट के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पे, मतलब थर्ड रैंक पे है। तो ये हो क्रोमाइट। टीन देखिए, टीन का प्रयोग प्रायः टीन की चादर बनाने के लिए शोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है, मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है, और यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ लीड करता है। देखिए एक तरफा जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, जबकि टीन एस के कुल संसाधन का हरियाणा का स्थान अग्रणी है। गोल्ड देखते हैं, सोने की गणना बहुमूल्य धातुओं में की जाती है, और यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की शिलाओं के रूप में पाया जाता है। देश में कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% यहाँ एक मुश्त लीड करता है कर्नाटक। जो भी फर्स्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। कोलार और हड्डी जो स्वर्ण की खाने हैं यहाँ पे कर्नाटक में प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खाने
भी कुछ सोना निकाला जाता है। हरियाणा में सोहना नामक स्थान पर गोल्ड रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। देश में सोने का पहला परिशोधन कारखाना महाराष्ट्र के धुले यानी कि सिरपुर में स्थापित किया जा रहा है। हीरा देखिए, हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। कोहिनूर हीरा भारत की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। भारत में हीरा भंडारण के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। हीरा पन्ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ गाना है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हीरा के उत्खनन की दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है। यहाँ पन्ना देखिए और सतना जिले में हीरे के कई महत्वपूर्ण खान है। प्री कैम्ब्रियन काल की जीवाश्म रहित विंध्यन सेल, विंध्यन रेंज देखिए कहाँ पे मिल रहा है, ये विंध्यन रेंज में, जहाँ पे जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म क्या है, नहीं है, वहाँ पे पाया जाता है। हीरा अत्यंत मूल्यवान माना जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने पन्ना के मझगवा में स्थित एशिया की एकमात्र मैकेनाइज्ड हीरा खदान से 37.68 कैरेट का बहुमूल्य हीरा निकाला है, जो इस खदान से निकाला गया। ये अब तक का सबसे बड़ा हीरा है और मुंबई हीरे की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे हीरे की कटाई होती है। अब्रक देखिए, अब्रक एक बहुउपयोगी खनिज है। यह भी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। अब्रक की 3 प्रमुख किस्में होती हैं, श्वेत, श्याम और पीत अब्रक। श्वेत अब्रक को मस्कोवाइट कहते हैं। ये रूबी अब्रक कहलाता है। सफेद धारियों वाला यह अब्रक कच्चा किस्म का, उच्च किस्म का होता है, सफेद धारी वाला, ठीक है, ये उच्च किस्म का होता है रूबी अब्रक। पीत अब्रक को फ्लोगोवाइट कहते हैं। देखिए, अब्रक भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। मेनली तो आग्नेय और कायांतरित चट्टान हमको पता होना चाहिए कि आग्नेय और कायांतरित चट्टान में है। और ये श्वेत, श्याम, पीत अब्रक कई प्रकार का होता है। तो जो व्हाइट वाला होता है वो ज़्यादा उच्च किस्म का होता है, येलो है जिसको फ्लोगोवाइट कहते हैं। और श्याम अब्रक को बायोटाइट कहते हैं। अब्रक को लघु खनिज घोषित किया गया है। बायोटाइट अब्रक का रंग हल्का गुलाबी होता है, बायोटाइट का हल्का गुलाबी होता है। अब्रक के उत्पादन में ब्राजील का विश्व में प्रथम स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है। भारत में अब्रक के कुल भंडार 6.35 लाख टन है। भंडार की दृष्टि से देखें तो आंध्र प्रदेश, यानी कि देखिए छत्तीसगढ़ के नीचे लगा हुआ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है, राजस्थान द्वितीय और यहाँ पे उड़ीसा तृतीय स्थान पे है। तो अब्रक ए से आंध्र प्रदेश याद रखना है। अब्रक क्या है, आंध्र प्रदेश से रिलेट करना है। ए से अब्रक, ए से आंध्र प्रदेश, ये सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे भंडार की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से। आंध्र प्रदेश को ए फॉर अब्रक, ए से आंध्र प्रदेश, उत्पादन और भंडारण दोनों में याद रखना है। बाकी राजस्थान और उड़ीसा झारखंड और राजस्थान जो है उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। बायोटाइट किस्म का अब्रक हजारीबाग सिंह भूमि पलामू जिले से प्राप्त होता है। बिहार के मुंगेर और गया, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, खम्मम, राजस्थान के उदयपुर और भीलवाड़ा में अब्रक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो ए से अब्रक, ए से आंध्र प्रदेश याद रखना है। अगर उसके बाद याद रख सकते हैं तो राजस्थान है, राजस्थान उड़ीसा और उत्पादन में देखेंगे तो झारखंड, राजस्थान है। बिहार में भी मुंगेर और गया में मिल रहा है। सीसा देखिए, सीसा गैलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। चांदी और जस्ता के साथ ही पाया जाता है। विद्युत का कुचालन होने के कारण इसके अनेक उपयोग हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है। सीसा का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, लौह इस्पात उद्योग में। देश में शीशे की आवश्यकता से कम उत्पादन होने के कारण हम मोस्टली इसका क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो भारत में शीशे की सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। राजस्थान सीसा, जहाँ चांदी था, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चांदी उद्योग में भी इसका कहीं ना कहीं चांदी और जस्ता के साथ ही पाया जाता है। तो चांदी जो जावर की खदानें हमने पढ़ी थी राजस्थान में, तो वहीं हमको शीशे का सर्वाधिक भंडार भी मिलेगा राजस्थान में। व्यापारिक स्तर पर शीशे की प्रमुख खानें राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर में स्थित है, जहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा निकालने का काम किया जाता है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में देखिए दरीबा और राजपुरा क्षेत्र में भी शीशे के नैनीक्षेप पाए गए हैं। जावर खदान से रिलेट करना है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वहीं पे मिलता है हमको सिल्वर भी। और ये गैलेना मतलब कि इसका अयस्क शीशे का। तो भंडारण में शीर्ष राज्य देखिए राजस्थान है, जहाँ पे हमको चांदी मिल रहा था जावर की खदान के पास। फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। इसके बाद हम जस्ता देखते हैं। जस्ता की प्राप्ति जिंक सल्फाइड, कैलामाइन, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कैलामाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का है। जिंक सल्फाइड में कैलामाइन, जिंक सल्फाइड, कैलामाइन, जिंकाइट हो गया, हेमीमॉर्फाइट हो गया, विलेमाइट हो गया, ये सब देखिए जस्ता यानी कि जिंक। इसका सबसे अधिक उपयोग लोहे को जंग रोधी बनाने में किया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन रंग रोगन, बैटरी, मोटर के कल पुर्जों व औषधि में भी इसका इस्तेमाल होता है। व्यापारिक स्तर पर संचालित किए जाने वाले शीशे की एकमात्र खान जो है वो जावर में, जिसका संचालन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। देश में जस्ते का सर्वाधिक भंडार
राजस्थान में 92%, यहाँ भीलवाड़ा, राजसमंद व उदयपुर में जस्ता उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो एक तो बात क्लियर हुई कि जहाँ चांदी मिलेगा वहीं जस्ता मिलेगा, वहीं सीसा भी मिलेगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है या हिंदुस्तान आपका कॉपर वाला, नहीं कॉपर नहीं, हम लोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देखे थे। देखिए सीसा भी वहीं मिल रहा है, वहीं चांदी मिल रहा है, वहीं जिंक मिल रहा है। तो ये सबको हम रिलेट कर सकते हैं तीनों को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देखिए हम पढ़े थे कि चांदी का उत्पादन जहाँ पे होता है वहाँ पे इनके द्वारा ही निष्कर्षण किया जाता है। तो राजस्थान ये सब चीज़ों में अभी देखिए टॉप पे चल रहा है। क्रोमाइट के बारे में एक बार पूछा गया था, तो उड़ीसा है सबसे ज़्यादा उत्पादन भी और सबसे ज़्यादा भंडारण भी। टिन, अबरक सब हम लोग देखे, अभी सीसा देखे हैं, गैलेना सीसा, जहाँ जहाँ चांदी वहाँ सीसा। ठीक है, जस्ता देख लिए, जस्ता जहाँ जहाँ चांदी जहाँ सीसा वहीं पे जस्ता। तो जावर हिंदुस्तान लिमिटेड, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान। जिप्सम देखते हैं, जिप्सम यह उर्वरक, सीमेंट, गंधक आदि के निर्माण में उपयोगी तत्व होता है। इसकी प्राप्ति अवसादी चट्टानों से होती है। तो जिप्सम को भी जिंक से, चांदी से, सीसा से रिलेट करना है, और जिप्सम भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है 90%। राजस्थान का हनुमानगढ़ जो है वो जिप्सम का शीर्ष उत्पादक है। बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर जिले में भी जिप्सम पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले तथा गुजरात के कच्छ में और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी ये पाया जाता है जिप्सम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, अब देखिए इतना याद नहीं होगा, मेन याद रखिए राजस्थान जो है, राजस्थान का हनुमानगढ़ और बीकानेर, नागौर जो भी उससे आसपास के क्षेत्र हैं। ग्रेफाइट का अंतरिक्ष जलों में मिलने वाला कार्बनिक संरचना में ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। काला सीसा भी इसको कहते हैं। अब ये प्रश्न पूछता है कि काला सीसा किसे कहते हैं या प्लम्बो किसे कहते हैं, तो ये ग्रेफाइट को कहते हैं। इसका उपयोग जो पेंसिल में लेड, जिस पेंसिल से हम लिखते हैं ना, जो उसका लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड, उड़ीसा, कालाहांडी और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो झारखंड सबसे पहले नंबर पे है ग्रेफाइट। देखिए पेंसिल जब हम जो लिखते हैं, पेंसिल उसका जो नोक होता है जिसे लिखते हैं, ये किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। इसको रिलेट करना है किससे? झारखंड से कैसे रिलेट करेंगे? पढ़ाई के लिए सर्व शिक्षा अभियान वगैरह चलता था, तो ये थोड़ा पिछड़े क्षेत्र में आते थे ये लोग, झारखंड, उड़ीसा। तो झारखंड में देखिए इनका प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड है। जहाँ पढ़ाई कम होगी वहीं पेंसिल ज़्यादा बनेगा, तो झारखंड है, फिर उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो झारखंड और उड़ीसा कम से कम रिलेट कर लेंगे तो ग्रेफाइट का याद रहेगा। वैसे पूर्वोत्तर जो हमारे क्षेत्र होते हैं वो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए, मतलब सर्व शिक्षा अभियान में देखा जाए तो उनको आगे रखा गया। ग्रेफाइट भंडारण शीर्ष में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में भंडारण मिल रहा है, एकदम अलग ही हो जा रहा है ये। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है आपका, या ये कह सकते हैं अरुण पढ़ाई में थोड़ा सा कम है। अरुण, उसको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो अरुण और जम्मू कश्मीर को ग्रेफाइट यानी वही पेंसिल, इनको पेंसिल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। भंडारण कहाँ? यही है, अरुण और अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। बाकी उड़ीसा, झारखंड सेम, इन लोगों के पास ही भंडारण होगा जो कि उत्पादन में भी पहले हैं। तो ग्रेफाइट का भंडारण और उत्पादन थोड़ा बहुत तो रिलेट करना पड़ेगा, नहीं तो सब जाके मिक्स हो जाता है। उत्पादन में हमने देखा था कि उड़ीसा, झारखंड है और फिर केरल है उत्पादन में। थोरियम देखते हैं, थोरियम मोनोजाइट बालू का निक्षेपों से होता है। प्री कैम्बियन, और एकमात्र ना ये मोनोजाइट मुख्यतः केरल के तटवर्ती हिस्सों में मिलता है। केरल के तटवर्ती भागों में जो बालू के निक्षेप होते हैं, बालू के निक्षेप, वहाँ पे थोरियम मिलता है। यूरेनियम देखिए मेटल ऑफ होप के नाम से इसको जाना जाता है। मेटल ऑफ होप, आशा की किरण यहाँ से जगती है। इसके प्रमुख अयस्क हैं पिच ब्लेंड, सोमरस्काइट, थोरियानाइट। देश में यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ और आर्कियन श्रेणी के शैलों में पैग्मेटाइट, मोनोजाइट बालू और चेरालाइट से होती है। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑफ होप भी इंपॉर्टेंट है। और पिच ब्लेंड जो है अगर कभी आता है तो देखिए पिच पे सबसे ज़्यादा बैटिंग कौन कर रहा है? यूरेनियम, क्योंकि इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। ईरान पे अमेरिका क्यों हमला किया है? क्योंकि उसको इसके परमाणु कार्यक्रम से आपत्ति है। तो कुल मिला के बैट तो अभी किसके हाथ में है? यूरेनियम के हाथ में। जिसके पास यूरेनियम उसकी परमाणु शक्ति सबसे ज़्यादा होगी, तो पिच पे ज़्यादा देर टिके रहेगा। पिच ब्लेंड हो गया। सोमरस्काइट है, थोरियानाइट है। देश में यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ आर्कियन से होती है। आर्कियन श्रेणी की शैलों में पैग्मेटाइट, मोनाजाइट बालू, चेरालाइट से होती है। झारखंड के सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा, ठीक है, एकदम जादू वाला क्षेत्र है यूरेनियम का। यहाँ पे खनन सर्वाधिक होता है क्योंकि बैटिंग भी इसी के पास है। तो बैटिंग कैसा करता है? जादू, एकदम जादू ही बैटिंग करता है। तो जादूगोड़ा
इसी क्षेत्र के समीप राजदा, राजदा जब जादू करेगा तो राजा भी क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, राजा भी क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। तो राजदा भी हमको याद रखना है। जादूगोड़ा यूरेनियम क्षेत्र है, जादूगोड़ा यूरेनियम क्षेत्र है। दूसरा हमने देखा राजदा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, राजस्थान, उदयपुर यूरेनियम की प्राप्ति अन्य प्रमुख क्षेत्र है। मेघालय में भी यूरेनियम के लगभग 16% भंडार है, जिसका खनन भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। यहाँ की जो खासी पहाड़ियाँ यूरेनियम के संपन्न क्षेत्र हैं। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड UCIL भारत में यूरेनियम खनन और शोध की दिशा में कार्यरत है। बेरिलियम देखिए, इसकी प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है। इसका सर्वाधिक उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। बेरिलियम कहाँ से बन रहा है, आग्नेय चट्टान से बन रहा है। इसकी सर्वाधिक उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। इससे वायुयानों में कार्बोरेटर, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन सिग्नल, साइक्लोट्रॉन तथा विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। तो बेरिलियम आग्नेय चट्टान याद रखना है। एंटीमनी या सुरमा तो स्टीबनाइट एंटीमोनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। इसका विद्युत तार टूथपेस्ट की ट्यूब, जो टूथपेस्ट जिसमें रहता है ना, जो ट्यूब होती है वो इससे बनी होती है, एंटीमनी से। आभूषणों तथा बंदूक के कारतूस का भी निर्माण एंटीमनी से होता है। मॉलिबेडेनम है, ये मॉलिबेडेनम इसका प्रयोग किया जाता है। ये मुलायम और भूरे रंग का खनिज होता है। जिरकॉन देखिए, इसकी प्राप्ति जिरकोलियम अयस्क से होती है। इसका उपयोग भी अणु शक्ति केंद्र में किया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में ये पाया जाता है। वैनेडियम या मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में मिलता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्रित इस्पातों के निर्माण में किया जाता है। मिश्रित इस्पात। बेराइट क्या है, बेराइट बेरियम सल्फेट का एक खनिज रूप है। इसके कुल वैश्विक उत्पादन का 90% भाग तेल के कुओं के ड्रिलिंग में प्रयोग किया जाता है। भारत जो है बायराइट्स के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इसमें 92% अकेले कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, है बेराइट। अब इसको याद करने के लिए, चूंकि अकेले आंध्र प्रदेश लीड कर रहा है और भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, तो इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि अंधा बहरा। ठीक है, तो अंधा आंध्र प्रदेश और बेराइट बहरा, ऐसे रिलेट करेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। फिर है टाइटेनियम। इस धातु का प्रयोग लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत, अंतरिक्ष यान और परमाणु रिएक्टर में, मतलब टाइटेनियम टाइट लेना पड़ेगा थोड़ा अब हमको। जब युद्ध की बात होती है तो थोड़ा टाइट हो जाते हैं। तो लड़ाकू विमान चाहिए, मिसाइल चाहिए, युद्धपोत चाहिए, अंतरिक्ष यान, परमाणु रिएक्टर के निर्माण में होता है। 1 मार्च 2011 से इस धातु के उत्पादन के लिए केरल में कारखाना प्रारंभ किया गया है। रॉक फॉस्फेट देखिए, इसका उपयोग फॉस्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है और राजस्थान में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में 92% लीड कर रहा है। रॉक मतलब कि पहाड़ी फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट सबसे ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में है। रा से राजस्थान। मध्य प्रदेश में भी ये प्राप्त होता है। देश के कुल भंडारण में देखेंगे तो झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश है। रॉक भंडारण उत्पादन में हम देख रहे हैं कि राजस्थान है। अब देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेस। ऊर्जा संसाधनों का विकास औद्योगिक विकास का सूचक है। जहाँ जहाँ पे हमारा ऊर्जा संसाधन अगर विकसित नहीं रहेगा तो हमारे उद्योग का भी क्या होगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं ऊर्जा संसाधनों का विकास औद्योगिक विकास का सूचक है। हमारे देश में व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले 3 प्रमुख ऊर्जा संसाधन है: कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत। देखिए, कोयला सबसे ज्यादा ऊर्जा संसाधन हमको, खनिज तेल, पेट्रोलियम तथा जल विद्युत। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है, पवन चक्की है, ज्वारीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और भूगर्भीय ऊर्जा है इत्यादि से भी देश की ऊर्जा आपूर्ति में कुछ योगदान मिलता है। तो महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों का उत्पादन एवं वितरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहला कोयला, यह मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तृत शिला है जिसे कि ऊष्मा और प्रकाश या दोनों की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह औद्योगिक ईंधन के साथ साथ विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। तो खुद में तो ये ईंधन है ही, साथ में कच्चा माल भी है। तो कार्बन की घटती हुई गुणवत्ता के अनुसार कोयले के प्रमुख उपयोग, ये देखिए सबसे ज्यादा होता है एंथ्रासाइट मतलब कि ए मतलब कि अव्वल। ठीक है, इसमें क्या होता है, 80 से 95% क्या होता है, कोयला होता है। मतलब कि कोयले के गुणवत्ता के हिसाब से देखेंगे तो एंथ्रासाइट फर्स्ट नंबर पे है। ए के बाद क्या आएगा, बी आता है बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस होता है 55 से 65% इसमें पाया जाता है। तो ए बी हो गया। उसके बाद लिग्नाइट आता है। लिग्नाइट मतलब कि 45 से 55%। तो 55 से 65 था उधर, इधर 45 से 55 है और इधर 35 से 45 है। पीठ मतलब कि जो बच्चा एकदम लास्ट होता है उसको क्या सब लोग क्या कर देते हैं, पीट देते हैं। तो पीठ में
सबसे कम रहेगा 35 से 45%। तो एंथ्रासाइट ए अव्वल है, फिर बिटुमिनस है, तो 80 से 95% तो एंथ्रासाइट हो गया, 55 से 65%, फिर इधर 45 से 55 है, और यहाँ पे 35 से 45 है पीठ में। तो भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण के वर्ष 2011 के आकलन के अनुसार भारत में कोयले का भंडार 326.49 अरब टन है, जिसमें कि कोकिंग कोयला 35 अरब टन है, नॉन कोकिंग 291.49 अरब टन है। भारत में कोयले के उत्पादन का लगभग 77% भाग ताप विद्युत के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था। देश में प्राचीन काल की जो गोंडवाना शैली है उसमें कोयले का 98% भाग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रानीगंज कोयला क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, और देश के प्राचीन काल में देखिए गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का कितना 98% भाग पाया गया। शेष जो 2% है वो कोयला टर्शरी, और ये हमको याद रखना है, ये 98% गोंडवाना तो हमको याद रहता है, ये एग्जाम में नहीं पूछता। अब ये कहीं से उठा के पूछ देता है कि टर्शरी जो युगीन चट्टाने हैं जहाँ पे कोयले का भंडारण मिलता है, तो गोंडवाना युगीन चट्टानों में सबसे प्रमुख क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ कुल उत्पादन का 76% कोयला जो है हमको प्राप्त होता है, 76%। ठीक है, यहाँ देखिए फोटो में बनाया हुआ है, फोटो में गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ये वाला सोन महानदी कोयला क्षेत्र, ये वाला जो पूरा रेंज है, दामोदर घाटी वाला जो रेंज है, और ये वाला पूरा रेंज है, यहाँ पे महाराष्ट्र एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला हिस्सा आता है, पूरा गोंडवाना यहाँ पे लैंड है। तो गोंडवाना जो चट्टानें होती हैं उसमें हमको बहुत ज्यादा ये मिलता है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश गोंडवाना क्षेत्र के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, लेकिन जो गोंडवाना वाला है ना वो है बी मतलब बिटुमिनस टाइप का है, जिसका उपयोग कुकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात कारखानों में किया जाता है। अव्वल जो है ना एंथ्रासाइट, वैसा नहीं, ये क्या है, बिटुमिनस टाइप का है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां कोयले के प्रमुख प्राप्ति स्थल है, जिसमें कि दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी, ब्राह्मणी नदी घाटी, वर्धा, गोदावरी, इंद्रावती घाटी, कोयला पेंच, कान्हा नदी घाटी प्रमुख है। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज क्षेत्र है जो कि दामोदर घाटी क्षेत्र में है, तो रानीगंज सबसे पहले खोला गया था ना, ये कहाँ पे है, देखिए वेस्ट बंगाल में रानीगंज, यहाँ पे रानीगंज हमको याद रखना है, रानीगंज। ठीक है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में रानीगंज है वेस्ट बंगाल में। और फिर सोन महानदी ब्राह्मणी है ही, वर्धा, गोदावरी, इंद्रावती है, कोयल पेंच, कान्हा नदी घाटी जो देश के सबसे महत्वपूर्ण बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र का 35% कोयला प्राप्त होता है। झारखंड में झरिया, बोकारो, ये सब महत्वपूर्ण है कोयला जो है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ में तातापानी, रामकोला कोयला क्षेत्र, उड़ीसा में तलचर उड़ीसा है, तलचर कोयला क्षेत्र जो है ब्राह्मणी नदी घाटी, और आंध्र प्रदेश का सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, सिंगरैनी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सिंगरौली नहीं है एमपी वाला, ये है सिंगरैनी। तो सिंगरैनी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी नदी घाटी, तो ऊपर से नीचे तक जैसे दामोदर से स्टार्ट करिए, फिर आपका नदी घाटी कोयल वाला हो गया, फिर आपका महानदी, ब्राह्मणी, और यहाँ सिंगरैनी तक हम लोग देख लेंगे कि सब नदी घाटियों में कोयला का क्षेत्र है। टर्शरी युगीन का जो हमने कहा कि आजकल ये प्रश्न पूछ रहा है, अब इसको गोंडवाना वाला नहीं पूछता, तो माकुम देखिए असम में जो माकुम है, और नेवेली जो कि तमिलनाडु लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट हम लोग देखे थे, तथा पलना राजस्थान में है। तो लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार हमको तमिलनाडु मन्नारगुड़ी में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोयले के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। देखिए यहाँ पे नेवेली इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु, नेवेली, नई नवेली, क्योंकि अब पुराना तो गोंडवाना हम लोग पढ़ लिए कि पुराना कोयला क्षेत्र है गोंडवाना, तो नई नवेली में मासूम नवेली है, मासूम असम में है, माकुम तो मासूम है ये, और नई नवेली है, लिग्नाइट कोयला है यहाँ पे, और पलना, अब मासूम है इतनी नई नवेली है तो उसके लिए पालना तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो माकुम, नवेली, पालना, ये सब देखते हैं टर्शरी युगीन वाले हैं नए क्षेत्र, जो कि अब अभी थोड़े से ट्रेंड में है क्वेश्चन यहाँ से। तो लिग्नाइट का सर्वाधिक जो तमिलनाडु है मन्नारगुड़ी, अब नई नवेली है, पालना भी लेना पड़े तो उसको मनाना भी पड़ेगा, मन्नारगुड़ी थोड़ा मनाना पड़ेगा, तो इससे अनुमान लगाया गया है अब ये कोयले में चीन के बाद भारत का स्थान है। शीर्ष राज्य देखिए कोयला उत्पादक राज्य है, इसको अभी थोड़ा सा उत्पादन के दृष्टिकोण से अपडेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे भंडारण के दृष्टिकोण से देखते हैं, अगर भंडारण के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है और उत्पादन के दृष्टिकोण से कहाँ मिलता है, तो भंडारण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पहले झारखंड आता है, झारखंड, फिर उड़ीसा आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। भंडारण की बात हो रही है, न कि उत्पादन की।
भंडारण और उत्पादन में देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है। ये अभी का करंट डाटा बताया जा रहा है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि भंडारण में है झाउच, ठीक है, भंडारण में क्या है झाउच, जबकि उत्पादन में है छौझा, जस्ट उल्टा हो गया है, ठीक है। तो झाउच और छौझा, भंडारण और उत्पादन। भंडारण में झारखंड है पहले और उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और विश्व में भारत की स्थिति देखेंगे तो चाइना के बाद सेकंड रैंक पे है उत्पादन में। उत्पादन हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि भंडारण में देखेंगे तो 5वें स्थान पे है वर्ल्ड में, 5वें स्थान पे ये भंडारण के दृष्टिकोण से 5वें स्थान पे। तो याद रहेगा झाउच है भंडारण में और उत्पादन में देखेंगे तो छौझा है, उत्पादन में छौझा है, ठीक है। इस तरीके से याद रहेगा। फिर आते हैं खनिज तेल एवं पेट्रोलियम में। तेल एवं प्राकृतिक गैस के द्वारा देखिए 26 स्थान को ये मार्क किया है। इसमें वर्तमान देश में खनिज तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो असम तेल क्षेत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। असम तेल क्षेत्र जहाँ पे डिगबोई है, नाहरकटिया है, हगरी जानमुरान और सुरमा नदी घाटी प्रमुख है। हगरी जानमुरान क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। तो असम तेल क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी जानमुरान और सुरमा नदी घाटी हमको याद रखना है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। गुजरात तेल क्षेत्र में खंभात की खाड़ी, खंभात देखिए, अंकलेश्वर महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। इसके अलावा नवागांव, कोसंबा, ओलपाद, ढोलका, मेहसाना, कलोल आदि स्थानों पर भी तेल क्षेत्र का विस्तार है। ये आलिया बेट द्वीप कई बार पूछता है। तो सौराष्ट्र के भावनगर में 45 किलोमीटर दूर तेल की खोज की है। आलिया बेट द्वीप कहाँ पे है, तो याद रखना है कि ये गुजरात का तेल क्षेत्र है। तो असम का महत्वपूर्ण याद हो गया, डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी जानमुरान और सुरमा। गुजरात में खंभात, अंकलेश्वर, नौगांव, कोसांबा, ओलपाद, ढोलका, मेहसाना और कलोल आदि स्थान पर पाया जाता है। और आलिया बेट द्वीप जो है तेल की खोज है। मुंबई हाई जो है, मुंबई तट से 176 किलोमीटर की दूर पर मुंबई हाई क्षेत्र प्रमुख तेल क्षेत्र है। 1976 से ही यहाँ से तेल प्राप्त किया जा रहा है। इस गहरे सागरीय तेल क्षेत्र से निकालने के लिए जापान से सागर सम्राट नामक जहाज मंगाया गया था। तो कुल खनिज उत्पादन का 60% देखेंगे तो टोटल तो यहीं पे है। कुल खनिज उत्पादन का, कुल खनिज तेल का 60% कहाँ से, मुंबई हाई। अब तटीय क्षेत्र खनन विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 के अनुसार भारत के समुद्री क्षेत्र एवं महाद्वीपीय ढाल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तथा अन्य समुद्री क्षेत्र में इसका प्रमुख अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। तो देखिए यहाँ पे फोटो में भी देख लेते हैं, जो माकूम असम पढ़े थे, माकूम देखिए कोयला खदान यहाँ पे पढ़े थे, जो कि नया नवेली वाला, नेवेली नया माकूम पढ़े थे, ये है। और साथ ही डिगबोई है, नाहरकटिया है, आपका मुरान है, ये सब तेल क्षेत्र ये भी यहीं पे है। और ये नजीरा सब तो कोयला खदान है। इधर देखिए बोकारो, ये वाला पूरा एरिया, रानीगंज, झरिया, बोकारो, तलचर, सिंगरौली, ये हम लोग देखे थे अभी। सिंगरौली याद रखना MP में है सिंगरौली, जबकि सिंगरैनी जब बात आती है तो ये आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला क्षेत्र यहाँ पे है। और नेवेली देखिए, नेवेली जो है तमिलनाडु में है। ये नई नवेली पढ़े, सिंगरैनी देखे थे। टर्शरी क्षेत्र वाले जो हैं इन लोग हैं। टर्शरी क्षेत्र का कोयला गोंडवाना के अलावा जो अब ट्रेंड में है, परीक्षा में पूछता है, वो हमने बात की। इसके अलावा तेल, खनिज तेल वाला क्षेत्र देखिए, यहाँ पे गुजरात में वडोदरा, कलोल, यहाँ पे अंकलेश्वर, हजीरा, ये हजीरा विजयपुर वाला मार्ग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तेल का जो है। देख लीजिए इस फोटो को एक बार। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का HVJ जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछता है। हजीरा विजयनगर वाला अभी आएगा आगे, ठीक है। तो कच्चे तेल के उत्पादन में देखते हैं कि राजस्थान क्या है, पहले स्थान पे है भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में। वर्तमान में कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में रावा अपतटीय क्षेत्र से भी खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में कियर एनर्जी, देखिए अपतटीय क्षेत्र से पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अपतटीय क्षेत्र से 49.31% हो रहा है। फिर राजस्थान है उत्पादक क्षेत्र में, देखिए तो गुजरात है, असम है, तमिलनाडु है। मंगला तेल क्षेत्र क्या है, तो मंगला तेल क्षेत्र हम लोग देख रहे थे। मंगला तेल क्षेत्र जो है पिछले 2 दशकों में देश के तेल की सबसे बड़ी तटवर्ती ऑनशोर खोज है। इसके अतिरिक्त भाग्यम और ऐश्वर्यम कहाँ है, राजस्थान में है। इस क्षेत्र में भी तेल के प्रचुर भंडार हैं और इन तीनों क्षेत्रों में संयुक्त रूप से निकासी योग्य तेल के भंडार 1 अरब बैरल आकलित किए गए हैं। मंगला क्षेत्र
सबसे अधिक देखिए मंगल जब हम पूजा करने जाते हैं तो मंगल बोलते हैं, तो क्या चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं। तो तेल क्षेत्र को ऐड करना है मंगल से, और राजस्थान को ऐड करना है। राजस्थान में मंदिर है, ऐसा कुछ कोरिलेट करना है। तो वहाँ पे तेल क्षेत्र से ये याद रहेगा हमको, भाग्यम ऐश्वर्यम। जब मंदिर में जाएंगे तो हमारा भाग्य और ऐश्वर्य क्या होगा, दोनों जागृत हो जाएगा। तो भाग्यम ऐश्वर्यम, तेल क्षेत्र मंगला, इस तरीके से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। मंगला क्षेत्र अगले 2 वर्षों में कुल स्वदेशी उत्पादन का 20% यहाँ से प्राप्त होगा। तेल खनिज तेल प्राप्ति के अन्य संभावित क्षेत्रों का पता लगाने तथा उसके भंडारों के सर्वेक्षण के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात असम एवं अरुणाचल प्रदेश के तेल क्षेत्रों का भंडार पता लगाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया था। तो ONGC का गठन किया गया, OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। ONGC ने 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक ड्रिल शिप बेलफोर्ड डॉल्फिन के द्वारा गहरे समुद्र में तेल की खोज के लिए सागर समृद्धि परियोजना शुरू की। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का गठन और ONGC की स्थापना हमने देखा, और ONGC की 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक ड्रिल शिप जो है बेलफोर्ड डॉल्फिन के द्वारा गहरे समुद्र में तेल की खोज के लिए सागर समृद्धि परियोजना प्रारंभ की गई थी। ONGC जो है ONGC विदेशी लिमिटेड OVL, देखिए ये सारी कंपनियां अभी हम लोग देखे थे लास्ट वाले क्लास में कि ये महारत्न कंपनियां हैं, चाहे ONGC हो, OIL है या OVL है। तो इन्होंने पूर्वी रूस के सखालिन द्वीप के तेल क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु निवेश किया है, जहाँ पे उसकी हिस्सेदारी 20% है। सखालिन द्वीप इंपॉर्टेंट है, रूस के सखालिन द्वीप में इन्वेस्ट किया है इन लोगों ने। भारतीय कंपनी का यह विदेश में सबसे बड़ा निवेश है। तो ONGC विदेश लिमिटेड कहाँ करेगा, विदेश में काम कर रहा है। प्राकृतिक गैस देखते हैं, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो कि पेट्रोलियम के साथ साथ एक स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है, और इसका प्रयोग उद्योगों में मशीन को चलाने, विद्युत उत्पादन, रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। साथ ही इसे पेट्रोल रसायन उद्योग में एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दहन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। इसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा कम लागत पर आसानी से लंबी दूरी तक किया जा सकता है। तो ये प्राकृतिक गैस है। इसमें कौन कौन से उत्पादक शीर्ष राज्य हैं, तो अपतटीय क्षेत्र है, हम जानते हैं अपतटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। फिर असम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। तो अपतटीय क्षेत्र ऑफ जो शोर एरिया होता है वो हमने देखा है, असम अभी डायग्राम में देखे थे, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस देखिए, प्राकृतिक गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ये कई प्रकार का भी हम देखेंगे कि CNG, LNG, PNG। और अभी जो ईरान हॉर्मुज वाला संघर्ष हो रहा है, वहाँ पे जो जहाज वहाँ से निकलने नहीं दे रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ से हम कितना ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हमारे पास जो LPG गैस है इसकी भी क्या है, हमको कमी हो गई थी। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस देखिए, प्राकृतिक गैसों को वाहनों में जो प्रयोग होता है वहाँ पे हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो इसलिए इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा गया है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG, इसे मुख्यतः मीथेन निर्मित प्राकृतिक गैस होती है, जिसे भंडारण और परिवहन की सुविधा की दृष्टि से तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो LNG कैसे होती है, रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली होती है। रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली। इसको क्या कर रहे हैं हम, लिक्विड में। क्यों लिक्विड में कर रहे हैं, क्योंकि हम भाई ऐसे तो गैस के रूप में इसका भंडारण परिवहन कर नहीं पाएंगे। जब लिक्विफाई कर लेंगे तो तरल रूप में इसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसका परिवहन कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। तो CNG हो गया, LNG हो गया। कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी कि KG बेसिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, KG बेसिन। तो आंध्र प्रदेश के हम देखते हैं यनम काकीनाडा तट से 6 किलोमीटर दूर 5061 मीटर की गहराई पर प्राकृतिक गैस का नया भंडार प्राप्त हुआ है। देश में प्राकृतिक गैस अब तक का सबसे बड़ा भंडार यही है, कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी कि KG बेसिन। इसको याद रखना है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बंगाल की खाड़ी में स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में 1 अप्रैल 2009 से प्राकृतिक गैस का उत्पादन प्रारंभ किया है। ऐसा अनुमान है कि D6 ब्लॉक से अब पूरी क्षमता से गैस का उत्पादन होगा। अब देश में गैस का जो घरेलू उत्पादन दोगुना हो जाएगा, जिससे कि गैस की वर्तमान आवश्यकता के 90% भाग की पूर्ति होती है। काकीनाडा के समीप गाडीमुड़ा गांव में स्थापित केंद्र से पाइपलाइन के माध्यम से देश की उर्वरक विद्युत कंपनियों को इस गैस की आपूर्ति की जाएगी। नागार्जुन फर्टिलाइजर्स इसकी पहली ग्राहक और पहली ऐसी इकाई है जो बाजार आधारित कीमत पर मिलने वाले स्वच्छ ईंधन से संचालित होगी। ठीक है, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स इसकी पहली ग्राहक और ऐसी इकाई है जो बाजार आधारित कीमत पर मिलने वाले स्वच्छ ईंधन से संचालित होती है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना क्या है। 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ये PNG और वाहनों के जो CNG उपलब्ध कराना है, यह परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल लिमिटेड यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसकी पूरी लंबाई 3.384 किलोमीटर होगी और
766 किलोमीटर उड़ीसा में, बाकी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में विस्तृत है। अभी तक यह पाइपलाइन बरौनी यानी कि बिहार तक बिछाई गई है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना है ये। आगे है देखिए, देश का प्रथम जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। प्रीमोव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की धारणा पर है, जिसे कहीं भी दोबारा बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत है। एलपीजी पंचायत का शुभारंभ किया गया था ईशानपुर गांव में, और इसका लक्ष्य है एलपीजी उपयोगकर्ता विशेष रूप से महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना, जिसमें कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है को सहयोग देगा। परंपरागत विद्युत ऊर्जा उत्पादन में थर्मल पावर देखते हैं, जिसमें कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इन ईंधनों की उपलब्धता ताप विद्युत के उत्पादन को प्रभावित करती है। तो 1975 में एनटीपीसी आता है। एनटीपीसी की स्थापना नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है ये 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना किए जाने के बाद ताप विद्युत उत्पादन में जल विद्युत, परमाणु विद्युत की तुलना में अधिक तीव्र वृद्धि हुई है। तो अभी विद्युत में सबसे ज्यादा 61% तो हमको ताप विद्युत से ही मिल रहा है, 61%। तो एनटीपीसी का आपको याद रखना है नाम। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाते हुए कोयला आधारित बड़ी विद्युत परियोजना की दिशा में पहल की है। इसमें हम देखते हैं सुपर क्रिटिकल तकनीक अपनाने का प्रस्ताव है। सुपर क्रिटिकल, ताकि उत्सर्जन को, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। हर चीज हम पर्यावरण ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। साथ ही एसडीजी 13 में हम पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में। तो सुपर क्रिटिकल तकनीक, जिससे कि पर्यावरण को होने वाली क्षति को कम किया जा सके। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, 4000 मेगावाट से भी ज्यादा इसमें उपलब्ध हो पाएगा। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है, जिसमें कि मुंद्रा है टाटा पावर के द्वारा जिसको बनाया गया है। शासन है मध्य प्रदेश में, कृष्णापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, तिलैया झारखंड में है, गिरिये महाराष्ट्र में है, ये चोर तमिलनाडु में, दादरी कर्नाटक में, अकलतरा छत्तीसगढ़ में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, जो कि सुपर क्रिटिकल तकनीक से बनाया गया है। सालका, खमेरिया, सरगुजा छत्तीसगढ़, मरक्कन तमिलनाडु, झारसुगुड़ा उड़ीसा में निर्माण रिलायंस पावर कर रही है। तो ये नाम है, थोड़ा सा एक रीडिंग इसको मार लेना चाहिए कभी नाम आता है तो। और इसके अलावा जो ईव वैली उड़ीसा और न्यूलीपल्ली आंध्र प्रदेश में भी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। तो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट होता क्या है, पर्यावरण की क्षति वाला है, और कहाँ कहाँ पे प्रस्तावित है, इतने सारे नाम है, 10 की संख्या में नाम दिया गया है, इसको देख लेना है एक बार। फिर देखते हैं परमाणु विद्युत, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनका प्रयास था, जैसे ही हम भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, वैसे 48 में परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना हो गई थी। इसके पश्चात 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। मुंबई के निकट ट्राम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र अप्सरा कब आई, 1956 में आई। ठीक है, तो 56 साल की कौन है, अप्सरा है, 1956। ऐसे हम देखते हैं कि जो नई नवेली लड़कियां होती हैं उनको अप्सरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, 1956 याद करने के लिए सिर्फ कोरिलेट कर रहे हैं कि 56 साल की कौन है, अप्सरा है। ठीक है, तो परमाणु अनुसंधान संयंत्र बनाया गया। 1969 में भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह तारापुर 69 में। तारा को ना ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, तारा उल्टा सीधा एक ही टाइप दिखता है, जैसे कि 6 का उल्टा 9 है। ठीक है, तो तारापुर को 69 से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 56 हो गया, फिर 69। परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। परमाणु विद्युत गृह के लिए यूरेनियम, थोरियम, भारी जल, ये सब की आवश्यकता पड़ती है हमको। झारखंड, राजस्थान, मेघालय व केरल जैसे राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट नाभिकीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो परमाणु ऊर्जा की कहाँ से शुरुआत होती है, कौन सा विभाग है, कब कब स्थापना हुई, ये सब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लिए हैं। अब देखते हैं प्रमुख तारापुर हमने देखा था 1969 वाला उल्टा सीधा एक समान वाला, मुंबई महाराष्ट्र भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह था। ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स BWRS एंड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक है यहाँ पे तारापुर में। रावत भाटा का जो है कोटा राजस्थान, कनाडा के सहयोग से आता है दोस्तों, कनाडा के सहयोग से रावत भाटा। ठीक है, रॉक या रॉक याद रखिए, रॉक। तो रावत भाटा कनाडा, ठीक है, कनाडा रावत भाटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, विदेशी वाला यही है रावत भाटा। वैसे भी रावण विदेश में था, श्रीलंका, तो रावत भाटा कैसे भी करके कनेक्ट करके इसको याद रखना आता है। कलपक्कम हमारा देसी है, जो कि चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। देशी साज सामान प्रयुक्त करने वाली प्रथम परियोजना थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसमें से एक लाइन महत्वपूर्ण है। तारापुर हमारा पहला है, प्रथम याद रखिए, पहला तारा। ठीक है, उल्टा सीधा एक समान। 69 हमने 1969 अभी पढ़ा इसको। फिर रावत भाटा पढ़ा, कनाडा के सहयोग से बना है। कलपक्कम हमारा देशी है, मतलब देशी तमिलनाडु में सारा इसमें प्रयोग हुआ है।
नरौरा बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। कुम्हारिया फतेहाबाद हरियाणा में है, प्रस्तावित है। काकरा फाकरा ये सब सूरत गुजरात वाला एरिया है। जैतापुर रत्नागिरी महाराष्ट्र, और ये फ्रांस की अरेवा कंपनी के सहयोग से। तो जैतापुर ये भी आपको विदेशी फ्रांस याद रखना पड़ेगा। फ्रांस जैतापुर। फ्रांस के पेरिस में क्या होता है, पेरिस में फैशन शो, फैशन में लोग क्या पहनते हैं, जूते एकदम फैशनेबल पहनते हैं। तो जैतापुर में फ्रांस को कोरिलेट कर सकते हैं। कैगा देखिए, कैगा जो है प्रस्तावित है कर्नाटक में। कुर्नाकुलम तमिलनाडु, रूस। अब फिर आ गया ये रूस, कुर्नाकुलम, ठीक है। कुर्नाकुलम रूस के सहयोग से है। साधारण जल शीतित ऑर्डिनरी वाटर कूल यहाँ पे टेक्निक है। तो कुर्नाकुलम। कुलो की बात है, हमारा रशिया से क्या है, अच्छा संबंध है, काफी समय से चला आ रहा है। तो कुलम रशिया थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। इधर फ्रांस जैतापुर को कनेक्ट किए हैं जूतों से, और रावत भाटा कनाडा को कनेक्ट किए हैं। ऐसे याद रखना होगा, आता है प्रश्न, इसलिए याद करना जरूरी है। वर्तमान समय में भारत के कार्यशील रिएक्टरों की तुलना की कुल संख्या कितनी है, 22 है। इसको अभी हमको अपडेट करना पड़ेगा, इसको हम अपडेट करेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है। देखेंगे हम कि जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य असैन्य परमाणु समझौता हुआ था, उसके पश्चात भारत ने कनाडा, फ्रांस, रूस आदि देशों के साथ भी असैन्य परमाणु समझौते किए, जिससे कि भारत में परमाणु विद्युत की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की संभावना है। जापान में सुनामी आने से फुकुशिमा संयंत्र में रिसाव हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण इसका विरोध बढ़ा। तमिलनाडु के कुर्नाकुलम और महाराष्ट्र के जैतापुर एवं पश्चिम बंगाल के हरिपुरा ऊर्जा परियोजनाओं का जन विरोध हो रहा है। जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना देखिए, जो कि 9900 मेगावाट की है, फ्रांस की मदद से हम इसको कर रहे थे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मधबन गांव में परमाणु संयंत्र स्थापित हो जाएगा। इसमें विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना होगी ये जैतापुर वाली। इस परियोजना के अंतर्गत फ्रांसीसी कंपनी अरेवा के सहयोग से, देखिए अरेवा कंपनी है, इसमें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। इन संयंत्रों को यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर भी कहा जाता है। भारत द्वारा नाभिकीय आपूर्तिकर्ता देशों के साथ समझौते के पश्चात भारत में स्थापित होने वाली पहली परमाणु योजना है। तो वहाँ पे स्थानीय जनता, किसान, पर्यावरणविद इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण ये विवाद में घिर गया है। जल विद्युत देखते हैं, यह ऊर्जा का नवीनीकरण, सस्ता, सुलभ, गैर प्रदूषक। हमको पता है ऊंचाई से पानी गिरता है टरबाइन के ऊपर और फिर विद्युत जनरेटर बनाए जाते हैं। इसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल के विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में प्रकृति ने विशाल जल संसाधन उपलब्ध कराया है, लेकिन इसका अल्प विकास हो पाया है। प्रथम जल विद्युत परियोजना हमेशा याद रखिएगा, कर्नाटक का शिव समुद्रम हमको याद रखना है। कर्नाटक का शिव समुद्रम ये प्रथम हमारा जल विद्युत परियोजना है। इसमें राष्ट्रीय संपत्ति का कुछ दर्जा दिया गया है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है। देखते हैं लोअर सुबनसिरी, जो देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो निर्मित होने के पश्चात 2000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगी। लोअर सुबनसिरी। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की स्थापना किए जाने के बाद जल विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। 15,000 मेगावाट देख रहे हैं। अभी हम ये पूरा क्षमता वाला अपडेट करेंगे नए हिसाब से भी क्या है। तो भारत की 90% जल विद्युत का संचालन सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा, जैसे NHPC, SJVNL, NTPC, हाइड्रो और निपको के द्वारा किया जा रहा है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं ये देख सकते हैं एक बार। भारत में जल विद्युत की संभावित क्षमता के लिए 5वें स्थान पे चीन, ब्राजील, USA, कनाडा के बाद। हिमाचल प्रदेश में मंडी में देखिए 3 जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई, जिसमें कि पार्वती जल विद्युत परियोजना है। कोल डैम, पार्वती जो है वो कुल्लू जिले में, देखिए हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में है। रन ऑफ द रिवर परियोजना है। कोल डैम जो है जल विद्युत परियोजना बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर है। कोल डैम नाम याद रखना है, कोल डैम। और रामपुर जल विद्युत परियोजना है, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम, जो कि मिनी रत्न कंपनी है, उसके द्वारा क्रियान्वित की गई है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, सबको पता है। नवीनीकरण, गैर नवीनीकरण। तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय 2008 में ये मंजूरी दिया था और एक रोड मैप तैयार किया था, जिसमें कि नवीनीकरण संसाधनों के ऊपर हमको ध्यान देना है, जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर इकोनॉमी। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं अभी इसमें, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चालू हो गई हैं। वस्तुतः सूर्य जो होता है कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा का विशाल स्रोत है, और इसका उपयोग खाना बनाने, जल शुद्धिकरण, विद्युत निर्माण, कमरे को गर्म रखने और फसल सुखाने में किया जा सकता है। तो यह उष्णकटिबंधीय देशों में प्रचुर मात्रा में यहाँ मिलता है। सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टिक सेलों के द्वारा विद्युत में भी बदला जा सकता है, मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी कितनी उत्पादक क्षमता है क्या है, अभी हम लोग लास्ट में एक बार पूरा एक साथ देखेंगे। पश्चिम बंगाल में देखिए बोल रहा है कि आसनसोल के निकट शेरगढ़ स्थापित किया गया। भारत एशिया के बाद जापान दूसरा ऐसा देश है जिसने इस संयंत्र की स्थापना की है। तो फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्र में पश्चिम बंगाल सागर द्वीप में कायलापाड़ा गांव में स्थापित किया गया, जबकि एशिया का सबसे विशाल सौर ताप विद्युत गृह
संयंत्र नागपुर में स्थापित किया जा रहा है। एशिया का सबसे विशाल सौर ताप विद्युत संयंत्र नागपुर 10 मेगावाट के इस संयंत्र में उत्पादित विद्युत राष्ट्रीय ग्रिड से संबद्ध किया जाएगा। सौर तालाब का निर्माण देखिए, सौर तालाब गुजरात के भुज कच्छ जिला में है। बंगराम द्वीप समूह में भेल स्थित भारत का सबसे बड़ा सोलर डीजल हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में सोलर रिक्शा यानी कि सोलेक्सा की दिशा में भी सफल प्रयास हुए हैं। तो अभी तो सोलर के क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। और ये तालाब की बात कर रहा है, जैसे सौर तालाब का विभिन्न जो छतों पर लगाए जा रहे हैं सौर पैनल, पीएम सूर्य योजना जो है राष्ट्रीय सोलर मिशन का ही एक भाग है। और हम जो सोलर मिशन है उसके पार्टिसिपेटरी राष्ट्र भी हैं। सोलर अलायंस बनाया है हम लोगों ने। तो देश की जो ऊर्जा की आवश्यकता है बढ़ रही है आए दिन, तो हम जीवाश्म ऊर्जा पर ही तो निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए सोलर मिशन शुरू किया था। और देश में सिलिकॉन वैली के आधार पर अनेक सोलर वैलियों का भी निर्माण किया जाएगा, ऐसा कहा। तो इसने पूरा बताया है कि किस किस तरीके से हम लोगों ने सूर्य ऊर्जा के स्रोत को सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा भविष्य के आर्थिक विकास की पूंजी और राष्ट्रीय सोलर मिशन इस पूंजी की दिशा में पहला कदम है। तो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट देख लेते हैं। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन देखेंगे तो जैसलमेर राजस्थान में है। वहाँ पे सूर्य के प्रकाश की सबसे ज्यादा उपलब्धता है। तो नोखा में देखिए, जैसलमेर के नोखा में स्थापित किया गया प्लांट 50 मेगावाट का होगा और टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रयोग किया जाएगा। तो अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश होगा जो इस तकनीकी से वाणिज्यिक सोलर ये उत्पादन करेगा। भारत का प्रथम कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट गुजरात के महसाणा जिले चंद्रासण गांव और नर्मदा नहर के ऊपर बनाया गया है। गुजरात राज्य विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्मित ये प्रथम कैनाल है। तो कैनाल है सोलर पावर प्रोजेक्ट का प्रति वर्ष 16 लाख यूनिट की बिजली का उत्पादन करने का इसमें लक्ष्य है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क देखिए यहाँ पे बताया, तो गुजरात में रनौक कच्छ में है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। देश का प्रथम सौर जल संयंत्र नागालैंड में देखिए तसी सीमा गाँव में बताया है। सौर ऊर्जा के लिए जल शोधन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम द्वारा संचालित किया जाता है। कुरनूल का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है। सिंगल लोकेशन में स्थापित किया गया है और आंध्र प्रदेश का सोलर पावर कॉर्पोरेशन इसके द्वारा बनाया गया है। भारत का तैरता हुआ सोलर प्लांट कई बार आता है। केरल के वायनाड जिले में है। बाड़ासुर सागर बांध में स्थित है। सबसे बड़े तैरते हुए सोलर संयंत्र अभी ये अपडेट हो गया है, बहुत सारी जगह बनाया गया, बिहार में भी कई जगह बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एवं दिल्ली सौर एजेंडा यही है। 121 देशों का जो हमने गठबंधन बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश स्थित हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 11 मार्च 2018 को भारत और फ्रांस के सहयोग से दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन। तो दिल्ली सौर एजेंडा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सस्ती और टिकाऊ विश्वसनीय आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट देखेंगे तो रीवा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा रीवा वाला जो है रीवा अल्टा मेगा सोलर प्लांट, ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील में स्थापित किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा एकल दृश्य सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। यहाँ पे 250 मेगावाट की तीन उत्पादन इकाई नवाचार और उत्कृष्टता की दृष्टि से देखें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी इसको मिला है। तो रीवा का याद रखना है, अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। विंड एनर्जी देखिए, हवा में गतिज ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा का उपयोग सिंचाई करने, बिजली बनाने में किया जाता है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात के कच्छ में मांडवी में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु के मुपंडल में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के सतारा में भी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो गुजरात, महाराष्ट्र और हम देखे हैं उत्तर प्रदेश में भी है। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट देखिए, इसमें कि शून्य कार्बन उत्सर्जन में पवन ऊर्जा की भूमिका के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व भर में लगभग 93 गीगावाट के नए पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। तो अपतटीय पवन ऊर्जा भी देखते हैं हम लोग की अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 को स्वीकृत किया गया था और पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई को पवन ब्लॉकों को आवंटन के अतिरिक्त संबंधित मंत्रालय एजेंसियों के साथ समन्वय व संबद्ध कार्यों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया था। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल है, जिसमें कि धरती के अंदर जो भूपटल की ऊष्मा है उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ज्वालामुखी, गीजर हो गया, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलती है। 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 340 गर्म स्रोतों को खोजा जा चुका है। इसमें नाम बस ध्यान रखना है हमको कि लद्दाख की जैसे पुगा घाटी है, चुमाथांग छत्तीसगढ़ में, ताता पानी महाराष्ट्र में, उन्हावारे उत्तराखंड में, तपोवन, ये सब नाम है। हिमाचल प्रदेश में सतलज, स्पीति, व्यास, पार्वती घाटी में,
सूरज कुंड देखिए, झारखंड का सूरज कुंड है। गर्म पानी के स्रोत हैं, थर्मल डिस्चार्ज से बिजली उत्पादन किया जा सकता है। हाइडल पावर की तुलना में इस तकनीक से उत्पन्न होने वाली बिजली ज़्यादा सस्ती होगी। जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी देखिए लद्दाख में स्थापित किया गया है। समुद्री ताप से ऊर्जा उत्पादन, तो समुद्री ताप भी जहाँ 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में OTEC ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्रयास किया गया। भारत में इस प्रकार का प्रयास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से तमिलनाडु के कुलशेखर पत्तनम में हो रहा है। ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी, समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं उससे भी विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो भारत में खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। कच्छ की खाड़ी, कांडला में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने प्रस्तावित किया गया है। ओशन वेव्स एनर्जी, अर्बन जो अरब सागर है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के व्यापारिक पवन वाले क्षेत्रों में समुद्री तरंग से ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थल है। समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र विजिंगम केरल में लगाया गया है। हाइड्रोजन ऊर्जा देखिए, हाइड्रोजन ऊर्जा जीवाश्म ऊर्जा ऑटोमोबाइल में जो प्रयुक्त होती है, स्वच्छ, सस्ता, प्रदूषण रहित है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा केंद्र बनारस में शोध कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी देखिए, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी अभी वर्तमान में ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया था। बायोमास जैसे कृषि के जो अपशिष्ट वन उत्पाद होते हैं, नगर पालिका का कूड़ा कचरा होता है, उसके माध्यम से इथेनॉल, मिथेनॉल जैसे तरल ईंधन बनाए जाते हैं। तो ये बायोमास है। बायोगैस एक प्रकार का गैसीय सम्मिश्रण होता है जिसमें कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार पूछता है कि 60% मीथेन है और 40% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है बायोगैस में। तो जितने भी मानव और जानवर के मलमूत्र होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उसके एनएरोबिक फर्मेंटेशन यानी कि अवायवीय किण्वन के माध्यम से बनाया जाता है। बायोडीजल, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन भारत में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए प्रयासरत है, जिसमें कि जेट्रोफा, करकास, पोंगोमिया देखिए बहुत सारी खेती किया जा रहा है, इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि बायोडीजल का निर्माण किया जा सके। नेचुरल बायो एनर्जी संयंत्र अभी बहुत विवाद में एथेनॉल वाला, कि एथेनॉल पेट्रोल में मिश्रण किया गया जिससे कि इंजन में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो ये तो हमारी शुरू से पॉलिसी थी कि हम एथेनॉल का % बढ़ाएंगे। ये गन्ना, राब, मक्का, कंद जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, नवीनीकरणीय ऊर्जा का विकल्प है। ये पेट्रोल की दहनशीलता को बढ़ाता है जिसके लिए हाइड्रोकार्बन का कम उत्सर्जन होता है। तो अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय संघ के साथ साथ ये हम जैव ईंधन को शामिल किया है अपनी ऊर्जा नीति में। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना देखिए अनिवार्य कर दिया गया था, परंतु ठीक से योजना लागू नहीं हो पाई थी। जेट्रोफा जैसे जैव ईंधनों के बाद एथेनॉल का निर्माण संभव हो पा रहा है। करंज, नीम, आम की गुठली, महुआ, अलसी का तेल, ये प्रश्न में आ सकता है। तो हमको एथेनॉल से रिलेटेड एक प्रश्न तो लग रहा है आएगा ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। E25, E50, E10 मतलब कितना % हम मिलाते हैं एथेनॉल पेट्रोल में, इससे संबंधित प्रश्न है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि किसान की आय में वृद्धि होगी अगर इन सब उत्पादन हम बढ़ेगा, अगर जेट्रोफा का करते हैं या गन्ने का करते हैं, नीम, आम की गुठली या जिस भी अनाज का, गन्ना, राब, मक्का, कंद है ना, इसका करते हैं तो किसानों की भी आय में वृद्धि होगी। और दूसरा पक्ष ये है कि खाद्य सुरक्षा संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यूरोपीय देशों की प्रमुख समस्या है खाद्यान्न और ईंधन की फसलों के बीच में संतुलन हमें बनाए रखना होगा, और जैव ईंधन से संबंधित फसलों को पड़ती जो खाली पड़ी हुई जमीन है वहाँ उपजाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। तो पक्ष भी है, विपक्ष भी है, दोनों स्थिति को रखते हुए हम ये चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर था और ऊर्जा हमेशा से इम्पोर्टेंट विषय रहा है और कभी न कभी प्रश्न में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।